अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, आजकल भारत में कॉकरोच पार्टी का बड़ा जिक्र है। मैं अभी मेरे अपने कुछ मामला बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं और काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस में हूँ। तो मेरे कुछ मित्र हैं भारत में जो वेल सेटल्ड हैं, बिजनेस करते हैं और पहले भी उन्होंने मुझे कई जगहों पे सपोर्ट किया है। तो मैंने उनसे फ़ोन किया, मैंने कहा कि यार मेरे ये मामलाते हैं, देखें आप क्या कर सकते हैं। तो ज़्यादातर मोदी जी को गालियां दे रहे थे और मोदी जी के सपोर्टर थे वो, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं। और अब मोदी ने यहाँ पे ज़िंदगी हराम कर दी है, मोदी ने ये कर दिया। थोड़ा मैं आपको ये बता दूं कि भारत में महंगाई कंपेयरिंग टू दूसरे कंट्रीज़ क्या है। देखें, ईरान वार शुरू हुई है ना, इसके बाद पूरी दुनिया का सत्यानाश हो गया है। अमेरिका ने एक डिज़ाइन के तहत पूरी दुनिया को क्राइसिस में डाल दिया है और ब्रेंट जो कि पेट्रोल की इंटरनेशनल कीमतों का हिसाब किताब रखता है, उसका $72 का जो बैरल था पेट्रोल का, वो 120 तक चला गया। यानी तकरीबन 80% प्राइस बढ़ी है इंटरनेशनल मार्केट में। अब उसके कंपैरिजन से हम देखें ना, तो पाकिस्तान में 56% प्राइस बढ़ी है पेट्रोल की ईरान वार के बाद, 55 to 60%, यानी 300 रुपये पेट्रोल भाव बढ़ा है। नेपाल में 38 to 58% बढ़ा है। मैं साउथ एशिया की बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश में 15 से 17% बढ़ा है और इंडिया में 4 से 8% बढ़ा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके सामने रिपोर्ट से मौजूद। तो बहुत हुआ तो इंडिया में 8 से 12% कुछ जगहों पे हुआ है। इंडिया ने सब्सिडीज यूज़ की हैं, एक्साइज एडजस्टमेंट किए हैं ताकि ज़्यादा बोझ ना पड़े। अगर इसी को आप कंपेयर करें यूरोप में, तो यूरोप में एवरेज यूरोपियन यूनियन में 12% पेट्रोल का भाव बढ़ा है, कुछ कंट्रीज़ में 15 से 22%, फ्रांस में 18%, जर्मनी में 15%। तो अजीज़ दोस्तों, मैं ये नहीं है कि एडवोकेसी कर रहा हूँ मोदी जी की या मोदी सरकार की, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में ये क्राइसिस आए हैं ना, उसके मुकाबले पे भारत में कम ही हैं क्राइसिस। मुकाबले में कम आए होंगे डेफिनेटली। अब जैसे मयंक हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, जो मेरा सारा डिजिटल वर्क देखते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, वो मुझे बताते हैं फ़ोन पे कि यार यहाँ पे सिलेंडर की, गैस सिलेंडर का बड़ा क्राइसिस है। देखें, ये जो पिछले कुछ अरसे में जो क्राइसिस आए हैं, जैसे कि कोविड आया था, दुनिया को पता है कि कोविड कहाँ से आया था और उसके सबसे बड़े टारगेट कौन थे। यूरोपियन यूनियन था, अमेरिका था और भारत था। और कहाँ से आया है? चाइना से आया। कैसे आप अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका और यूरोप ने अपने जो कोविड के जो नुकसानात थे उसको इतना कम दिखाया और छुपा दिया। ओल्ड हाउसेस जो थे ना, ओल्ड एज के जो लोग के लिए घर बने हुए थे, खाली हो गए, इतने मर गए। हॉस्पिटलों का हाल ख़राब था। एनएचएस जो हमारा इंग्लैंड का एनएचएस है, वो आज भी उस कोविड के असरात से निकल नहीं पाया। हमारे यहाँ डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट आज तक रिकवर नहीं हो रही। आप यकीन माने, मेरे बेटे का एक मेडिकल इश्यू है, 1.5 साल के बाद अपॉइंटमेंट मिली है। 1.5 साल अपॉइंटमेंट का वेट था। उसके नाक का कोई इशू था, उसकी सर्जरी हुई, कोई रिजल्ट नहीं अच्छा आया, वही प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही थी। फिर हमने अपॉइंटमेंट मांगी कि भाई इसका फेल हुआ है केस, तो अभी तक अपॉइंटमेंट आ नहीं रही थी और अब अपॉइंटमेंट आई है नेक्स्ट ईयर मार्च की। ये हाल है। आपको मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये डेवलप्ड कंट्री हैं, इनके पास खजाने भरे पड़े हैं, गोल्ड रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। पूरी दुनिया को लूट के ये यूरोप अमेरिका ने इतना किया, इसके बावजूद यहाँ के ये हाल हैं। यहाँ पे सैलरीज नहीं बढ़ रही, यहाँ पे इनकम कम हो रही है, लेकिन यहाँ पे खर्चे इतने बढ़ गए हैं। आप यकीन माने, हम सुपरमार्केट से ग्रोसरी लेने जाते थे, जैसे यहाँ पे हमारी मेजर ग्रोसरी है वो क्वालिटी फूड से होती है। क्वालिटी फूड एक इंडियन फूड चेन है जहाँ से हमारी सारी दाल, चावल, आटा, तेल, घी, मसाले, सब चीज़ें वहाँ से आती हैं।
आप यकीन माने, जो चीज़ हम 50 पाउंड में लेके आते थे ना, एक शॉपिंग हमारी, अब 150 से कम पे बात ही नहीं होती। 4-5 थैलियाँ आपने भर ली, अब ज़ाहिर है 5 आदमियों की फैमिली है, 4-5 थैलियाँ आपने भर ली, 150 पाउंड। ये पूरी दुनिया का मैं आपके सामने हाल रख रहा हूँ। आप इंडिया में रहते हैं, आपको लगता है कि खाली इंडिया का ही हाल है। इंडिया में आपके पास एक ऐसी सरकार है जो दर्द रखती है, उसने अभी आप पे इतना बोझ नहीं डाला। ज़रा पाकिस्तान का हाल देख लें। और उसको कैश करा रहे हैं। कौन करा रहे हैं? अब जैसे ये अभिजीत, जो कि अपना अमेरिका में रहते हैं, ध्रुव राठी जर्मनी में रहते हैं। ओ भाई, अगर इतना ही लीडर बनने का शौक है तो भारत आओ। भारत में तो किसी की जान को कोई खतरा नहीं। यहाँ पे जहरीली नागने, अरफा खानम शहरवानी, राना अयूब, ये जहरीली नागने यहाँ बैठ के जहर उगल रही हैं। उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा, ना कानून बोल रहा है, ना गुंडे मवाली बोल रहे हैं, ना भक्त बोल रहे हैं, ना बीजेपी के भक्त बोल रहे हैं, ना आरएसएस के गुंडे मवाली, जो कि ये लोग कह रहे हैं आरएसएस पूरे दुनिया भारत में गुंडा मवाली कर रहा है। कोई इनको कुछ नहीं बोल रहा। तो आओ ना भाई, इतने बड़े लीडर बन गए हो तुम कह रहे हो हमारे मोदी जी से ज्यादा फॉलोअर हो गए। Janta Party, well, that seems to be the buzzword around me. Everybody is talking about it. So is the international press. From DW, BBC, New York Times, name it, and they're talking about the Cockroach Janta Party. It's a play on the Bharatiya Janta Party, which is the ruling party in India. I last checked their Instagram account. It was 17 million followers in 5 days. I myself have just started following them to understand what is this phenomena. It started after the Chief Justice of India apparently made a comment that the unemployed in India are becoming like cockroaches doing activism on social media. There was a backlash, and there was this Instagram account apparently is so popular that even the Chief Justice of India clarified that his statement was taken out of context, that he's proud of Gen Z. 17 million followers is not a small number. And this afternoon, the founder of the Cockroach Janta Party put out a tweet that their account was blocked by the ruling party, and later, of course, it was restored. If indeed their account was blocked on the orders of the ruling party, which means the Cockroach Janta Party seems to have rattled those in power. The Cockroach Janta Party, who's following, there are memes everywhere on social media. Everybody, a lot of public figures that I know are liking their posts, following them. It's too early to kind of analyze and say that they're going to be a big political force to watch out for. But what I can quickly, probably one can analyze. ओ भाई साहब, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो विराट कोहली फिर सबसे बड़ा लीडर है, क्योंकि उसके फॉलोअर्स तो रिकॉर्ड है इंस्टाग्राम पे। सचिन सबसे बड़े लीडर हैं भारत के, शाहरुख खान हैं। अगर तुम सोशल मीडिया के उस पर बात करोगे तो भाई साहब, वो तो कोई बैरोमीटर नहीं। अब किसी ने ये इंस्टाग्राम का लगाया है कि कॉकरोच पार्टी जो इंडिया की है, उसके 49% फॉलोअर पाकिस्तान से हैं, 14% बांग्लादेश से हैं, इंडिया से खाली 9% हैं। अब उसको वो डिनाई कर रहे हैं कॉकरोच पार्टी वाले कि नहीं, हमारे 94% इंडिया से हैं। तो भाई साहब, अगर 140 करोड़ के देश में से अगर तुम लोगों ने 2-4 करोड़ फॉलोअर बना भी लिए, अगर अव्वल तो आई डोंट थिंक कि 2-4 करोड़ भी आपके फॉलोअर हैं, तो इस वो भी ऑनलाइन का क्या हिसाब किताब है, मुझे कोई ये समझा दे। सिर्फ एक मिसाल है, एक आपको पता है कि सोशल मीडिया किस तरह ऑपरेट करता है। एक आदमी 50-50 अकाउंट बना के सोशल मीडिया पे चीज़ें चला रहा होता है। ये जो आपको पता है कि एक इंटरनेशनल इकोसिस्टम है, जो आज से नहीं, वो टूल किट याद है जो ग्रेटा थुनबर्ग ने एक्सपोज कर दी थी फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान। उसमें रियाना और यहाँ से तनमन देसाई हमारा एमपी है, तो कौन कौन खालिस्तानी उधर कनाडा से कौन कौन इन्वॉल्व नहीं थे। क्या हुआ? ठुस हवा निकल गई। कोविड में राना अयूब रो रही थी, दरियाएं भर गई हैं, लाशें बह रही हैं, मोदी सरकार क्या कर रही है। तो ये है कि
साजिशें लगातार हो रही हैं। एक अमेरिका की डीप स्टेट है, एक इंटरनेशनल इकोसिस्टम है। अमेरिका से एक आदमी खड़ा होके कॉकरोच पार्टी बना रहा है। अब हमारे ये जो एक्स जस्टिस हैं मरकंडे काजू, ये कह रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी अपने सारी पब्लिसिटियों से और जितना इनको हिसाब किताब हो रहा है, ये कॉमेडी है, कॉमेडी शो है। शेक्सपियर के वर्ड्स में ये मैकबेथ है, ये इडियट्स हैं और सिर्फ धमा चौकड़ी कर रहे हैं, सर्कस दिखा रहे हैं। ज़्यादातर इंडियन यूथ, बच्चों जैसे लोग जो हैं, वो समझते हैं कि ये लोग इनके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वो भाई, ये 140 करोड़ का देश है, 145 करोड़ का देश है। इसको चलाने के लिए एक विजन, एक प्लानिंग चाहिए, जो कि मोदी जी कंपेयरिंग टू ऑल अदर कंट्रीज इनसे बेहतर चला रहे हैं। अब ये अभिजीत हैं दिपके, जो कॉकरोच पार्टी के चेयरमैन बने हुए हैं, वो कह रहे हैं मुझे मौत की धमकियां आ रही हैं। अब किसी ने इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे कोई प्राइवेट मैसेज इसको भेज दिया कि हाय सुन, पैसा मिलेगा तुझे, ये अकाउंट बंद कर दे वरना बीजेपी में आ, वरना अमेरिका में भी मरवा देंगे। वो भाई साहब, मुझे, मेरे जैसे एक मामूली यूट्यूबर को यहाँ पे मेरा ख्याल है कि कोई एवरेज हफ्ते में 10-12 धमकियाँ आती हैं सोशल मीडिया पे। उसको कोई मैं यहाँ पे जब ब्रिटिश पुलिस को जाके बताया ना कई साल पहले कि ये देखो धमकियाँ, बोला सोशल मीडिया पे पाकिस्तान से या दूसरे मुल्कों से आती हैं, उसको हम कहाँ से ट्रेस करें, क्या करें? तो इतना पब्लिसाइज किया जा रहा है जैसे ये राजदीप साहब। कॉकरोचेस आर ग्रेट सर्वाइवर्स, लेट्स बी वेरी क्लियर। कॉकरोच को अगर आप एक कॉकरोच मारोगे तो 10 कॉकरोच बाहर आ जाते हैं। So I like the cockroach analogy that has come in, because I've always believed journalists should be cockroaches. Why? Because if there is a nuclear explosion across the world, everything will be destroyed. The cockroach will survive because next morning he has to report to the world that there was a nuclear explosion. So cockroaches are great survivors, but being survivors doesn't necessarily mean that they're going to create a movement which will translate into something like what we saw in Nepal, which turned into a huge political movement. So let's enjoy it. I'm enjoying it thoroughly. I love it that young people are expressing their angst, their dissent, their creativity through this Cockroach Janata Party. I am too old to perhaps join the Cockroach Janata Party, but I am a cockroach. That much I can promise you. I don't want to be a butterfly. I am happiest when I am a cockroach watching. क्योंकि आजकल राजदीप साहब का बड़ा नुकसान हो गया। मैं उनके नुकसान का बड़ा अफसोस होता है कि इनका इतना बड़ा नुकसान हुआ। इनकी बेगम की सरकार थी वेस्ट बंगाल में, वो वेस्ट बंगाल में हार गए इलेक्शन इनकी पार्टी, तो इनकी सरकार ख़त्म हो गई। आहिस्ते आहिस्ते अब जब राज्यसभा के अगले इलेक्शन होंगे तो इसमें इनकी बेगम अपनी सीट हार जाएंगी, क्योंकि अब इनके पास वहाँ पे इतनी बड़ी विधानसभा में इतनी ज़्यादा सीटें हैं नहीं कि इनको ममता जी कोई सीट दे सकें। तो देखें, ये मामूली चीज़ें हैं। एक और चीज़, मेरी एक मित्र से बात हो रही थी कि मोदी जी ने सोना लेने से मना कर दिया, उस पर टैक्स लगा दिया। और आपको पता है यहाँ पे शादियों में सोना मांगते हैं लड़के वाले, और लड़की वालों की मजबूरी होती है सोना देना, तो ये टैक्स लगा के आम आदमी का कचूमर निकाल दिया है। भाई साहब, ज़िंदगी में अपनी प्रायोरिटीज़ देखनी होती हैं। आई अंडरस्टैंड कि बेटी की शादी में आदमी को कई जगह पे मजबूरियों के आगे झुकना पड़ता है, कई चीज़ें हैं, लेकिन आपको एक चीज़ कंपेयर करनी होगी कि भारत है ना, वो इंडिया ने एक साल में, पिछले एक साल में 72 बिलियन डॉलर का सोना इंपोर्ट किया था। जब आप इंपोर्ट करते हो ना, तो इसके बदले में आपको डॉलर देना होता है। डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है, जो कि दुनिया की हर इकोनॉमी की स्ट्रेंथ आपको डॉलर से ही पता चलेगी। तो 72 बिलियन डॉलर का आपने सोना इंपोर्ट किया। दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सोना इंपोर्ट खरीदने वाला भारत है। जबकि देखें, आपके जो 4 सबसे बड़ी कमोडिटीज़ भारत ने
इन पिछले एक साल में जो इंपोर्ट किया ना, उसमें भारत की टोटल इंपोर्ट थी आखिरी एक साल में 775 बिलियन, जिसमें 134 बिलियन का आपने पेट्रोल खरीदा जो कि एक नेसेसिटी, एक ज़रूरत है। सोना 72 बिलियन, वेजिटेबल ऑयल 19 बिलियन, फर्टिलाइज़र 14 बिलियन। अब इसमें अगर आप, मोदी जी आपको कह रहे हैं कि सोना ना खरीदो भी, तो सोना, वेजिटेबल ऑयल, खाद यानी फर्टिलाइज़र, ऑयल, इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है ना। आपके पास 2026 के फरवरी में 728 बिलियन डॉलर थे फॉरेन एक्सचेंज, 2 महीने बाद अप्रैल में 691 रह गए। तो इस वजह से ये है कि अगर 30 से 40% सोने की खपत कम हो जाए ना, तो 20 से 25 बिलियन डॉलर बचता है। तो इसमें क्या बुरा किया? एक फेक न्यूज़ मुसलसल चलाई जा रही हैं कि भारत में ये हो गया, वो हो गया। जैसे कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाईएस्ट लेवल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट का ये है कि टैक्स फॉरेन ट्रैवल पे बढ़ा दिया है, यानी आप फॉरेन ट्रैवल करेंगे तो उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। खुद मोदी जी को ट्वीट करनी पड़ी कि ये सब बकवास है, कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया। अब मोदी जी अगर ये कहते हैं कि आप शादियां बाहर करते हो, एक क्या होती है, डेस्टिनेशन मैरिज होती है, क्या होती है, ये नया फैशन निकला है कि थाईलैंड में शादी करेंगे, इटाली में शादी करेंगे, मालदीव में शादी करेंगे। तो अगर वो कहते हैं कि ना करो, तो अगर आप आम आदमी क्राइसिस में है, तो आम आदमी तो शादियां करने बाहर नहीं जाता ना भाई, अमीर लोग जाते हैं, तो उनको मना कर रहे हैं। दूसरा, तो घूमने फिरने ज़्यादातर जो गरीब आदमी या मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, वो भारत के अंदर ही घूमने फिरने जाते हैं, कोई बाहर नहीं जाते। तो आम आदमी को तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। सोने का एक है तो उसको, उसके पीछे कारण मैंने आपको बताया है। और एक क्राइसिस आया है दुनिया में, पूरी दुनिया में ये क्राइसिस मौजूद हैं। उसमें जो मोदी जी की जितनी भी अपीलें थी कि सोना ना लो, बाहर नहीं, टूरिज्म पे नहीं जाओ, और ये इसको अब भारत के मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर्स ने अपने टाइम में क्राइसिस में मुख्तलिफ अपीलें की थी। जो तक आई थिंक के ये जो है वो करेक्ट है कि नेहरू जी ने एक बार कहा था कि चावल खाना छोड़ दें, एक बार कहा था कि एक हफ्ते में एक बार का खाना छोड़ दें। इसी तरह लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि मंडे को खाना छोड़ दें। मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ चीज़ें कही गई। अगर मोदी जी ने ये कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, गाड़ियों को कम यूज़ करो, तो क्या बुरा कहा है? वर्क फ्रॉम होम, जो काम घर से हो सकता है उसको लिए वर्क फ्रॉम होम करें, और सोलर पंप यूज़ करें, लोकल चीज़ों को सपोर्ट करें ताकि इंपोर्ट बिल कम बने। अगर ये चीज़ें कही हैं तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। बाकी आपका देश है, आप खुद देखें, 2016 में 300 मिलियन लोग थे इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर रहते थे, 23% पॉपुलेशन। 10 साल बाद 2026 में सिर्फ 7 मिलियन लोग बगैर इलेक्ट्रिसिटी के रह गए हैं, 0.5%। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये मेरा अपना एक ख्याल था, आपके सामने रखा है। और इसमें मुझे, अगर आप मोदी भक्त कहते हैं तो मेरा मोदी भक्त होने से मुझे क्या फ़ायदा है? पहली बात तो ये कि मुझे तो शिकवे हैं मोदी सरकार से भी, बीजेपी पार्टी से भी, आरएसएस से भी, कि मुझे इन लोगों ने कभी सपोर्ट नहीं किया भाई। अगर मुझे ये सपोर्ट करते ना तो मेरे हालात इतने ख़राब ना होते। मैं सच बोलता हूँ, किसी की दलाली नहीं करता, लेकिन मैं ये सच बोलता हूँ। वो जाता तो भारत के सपोर्ट में है, बीजेपी सरकार के सपोर्ट में है, तो कम से कम वो मेरे हालात की तरफ कुछ तो तवज्जो दे सकते हैं, लेकिन नहीं देते वो। तो मैं तो सच बोलने की कोशिश करता हूँ। जिसका डायरेक्ट फ़ायदा मोदी सरकार को होता है, आरएसएस भारत को होता है, क्योंकि मैं भारत के
हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करता हूँ और मैं जिसको सही समझता हूँ वो करता हूँ, किसी की दलाली नहीं करता। अब यकीन माने मैं आज ISI वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश करूँ, मेरे सारे हालात यूँ ठीक हो जाएंगे, लेकिन नहीं, मैं अपने हालात के लिए ये सब नहीं करता। मेरा एक कीड़ा है, 32 साल हो गए, मैं 94 से दुनिया के मुख्तलिफ फोरम्स में जाके सच बोलता हूँ, आगे भी सच बोलता रहूँगा, चाहे मुझे कुछ मिले कि ना मिले। आखिर में मैं ये आपके सामने सिलेंडर, गैस सिलेंडर्स की भी हालत बता दूं कि भारत में जहाँ तक इस रिपोर्ट के मुताबिक 1150 का सिलेंडर है, पाकिस्तान में 700 का है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान में गैस लाइनों में आती है, सिलेंडर वाला सिस्टम पाकिस्तान में बहुत कम है, ना होने के बराबर है। तो भारत में ये थोड़ा महंगा है, लेकिन ये है कि आपकी सारी गैस बाहर से आती है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान से गैस 1956 में निकली थी सुई के मुकाम से, पूरे पाकिस्तान को सप्लाई हो रही है, लूटा मारी चल रही है। तो यह है कि आई गैस के भारत की अपनी कोई गैस के बहुत कम वो हैं। अभी राजस्थान में कहीं से गैस निकली है, ठीक है, लेकिन भारत गैस, पेट्रोल, इन चीज़ों के लिए डिपेंडेंट है बाहर से। जबकि आप यकीन माने सिंध से कितनी ज़्यादा गैस निकलती है। तो पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन है, इसके बावजूद इतनी महंगी है। तो ये अजीज़ दोस्तों आपके सामने रखना था कोकरोच पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक़ है। तो अगर जिन पार्टीज़ को, जिस ग्रुप को, जिस गैंग को, जिस सिस्टम को दिया मिर्ज़ा सपोर्ट करे, विशाल दादलानी सपोर्ट करे, सोनाक्षी सिन्हा सपोर्ट करे, अनुराग कश्यप सपोर्ट करे, ये हिमांशी खुराना सपोर्ट करे, ध्रुव राठी सपोर्ट करे, सौरभ जोशी सपोर्ट करे, उर्फी जावेद सपोर्ट करे, अली गोनी जैसा हिपोक्रेट सपोर्ट करे, तो फिर मैं समझता हूँ कि वो गैंग, वो सिस्टम, वो पार्टी, वो टोटली गलत है, चोरों की पार्टी है, एक विदेशी एजेंडे को लेके चलती है, वो पार्टी है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।